कर सकते हैं बेस्ड ऑन टू थिंग्स या टू बेसिस वी कैन क्लासीफाई. वन इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, अनदर इज बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस मेनली. ठीक है, बाकी चीजें जो थी बोस आइंस्टीन कंडेंसेटेड प्लाज्मा इज नॉट फॉर यू, ये है बट आपके लिए नहीं है, आपके एग्जाम के लिए नहीं है. हमें मेनली डील करना है सॉलिड लिक्विड गैस से. ठीक है, फिर हमने देखा कि सॉलिड लिक्विड गैस बेसिकली स्टेट्स में डिफरेंस क्या है. तो जो मेन डिफरेंस होता है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंटरमोलिकुलर स्पेसेस. ठीक है, इनके बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट किया थोड़ा बहुत, बहुत डिटेल में इसलिए नहीं गए क्योंकि हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं अलग से. ठीक है, फिर हम आते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे. केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे अगर बात करेंगे तो प्योर और इम्प्योर की बात करेंगे. प्योर का मतलब, हाँ उसको फर्दर हमने क्लासीफाई किया, बट दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. एक टाइप के पार्टिकल से बने होंगे, मतलब उनको फर्दर अलग अलग नहीं कर सकते आप फिजिकल मेथड से. एलिमेंट है तो एलिमेंट को आप फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो स्मॉलेस्ट एंटिटी है. जैसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो क्लासीफाई किए वो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एलिमेंट्स के, जिसमें हमने बताया था कि 11 गैसेज होती हैं, 2 लिक्विड्स होते हैं, बाकी मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, है ना. 118 एलिमेंट्स के आसपास डिस्कवर हो चुके हैं, बाकी चलते रहेंगे, ऐसे आते रहेंगे. उसके बाद हमने देखा कंपाउंड्स. तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑल्सो इज अ प्योर फॉर्म. प्योर है एज वेल एज उसके अंदर एक फिक्स्ड रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइन करके बनाते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं इन फिक्स्ड रेशियो और कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है. और जैसे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है उसके बाद जो जिनसे वो बना हुआ है उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है ना. फिर वो उसका टेस्ट नहीं देंगे, ये हमने डिस्कस किया था. फिर हमने बोला प्योर हो गया, देन इम्प्योर के केस में ऐसा होगा, जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि वो इम्प्योर है. इम्प्योर का मतलब है मिक्सचर है. मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर सारी चीजें अपनी अपनी आइडेंटिटी रखती हैं, है ना. वो एक फिक्स रेशियो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. रेशियो कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने ज्यादा कुछ डाल दिया किसी ने कम डाला, बट वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही हैं. जब तक केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो वो मिक्सचर ही रहेगा, इम्प्योर रहेगा. ठीक है, फिर हमने मिक्सचर को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया. वन इज होमोजीनियस, अनदर इज हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस में बोला कि जो उसका कॉम्पोजिशन होगा दैट लुक्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट. ठीक है, यूनिफॉर्म लगता है. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैंने सॉल्ट को डिसॉल्व किया या शुगर को डिसॉल्व किया वाटर में, तो वो वाटर का टेस्ट भी देगा और शुगर का टेस्ट भी देगा. इसका मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है ना. क्या हुआ है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस के अंदर वो जो सॉल्ट या शुगर चला गया है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में चला गया, तो हमको दिखता तो वो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म दिखता है, ऐसा लगता है ये प्योर है, बट एक्चुअली जब हम टेस्ट करते हैं तो वो इम्प्योर होता है, क्योंकि वो दोनों का टेस्ट देता है. इसका मतलब कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ वाटर और शुगर में. ठीक, फिर हमने उसके बाद क्या देखा था, हेट्रोजीनियस में. तो जो सोल्यूशन था दैट कम्स अंडर द होमोजीनियस पार्ट. हेट्रोजीनियस में आता है कोलाइडल और सस्पेंशन. ठीक है, तो बेसिकली जो जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती जाती है ना. सस्पेंशन के केस में जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा है, और इतना बड़ा है कि वो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में नहीं जा रहा है. नहीं जा रहा है तो फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इट विल सेटल ड्यू टू ग्रेविटी. हमने ऐसे इसके अंदर सैंड डालेंगे तो थोड़ी देर तक तो हमें ऊपर तक दिखेगा और धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा, है ना, और चला जाएगा. फिर एक बीच की स्टेज थी कोलाइडल. ठीक है, उसमें क्या होता है कि इसके अंदर अगर हमने कुछ डाला तो वो ऊपर नीचे दिखता रहता है, लाइक वो सेटल डाउन नहीं होता है जल्दी. ठीक है, कुछ लोगों ने कोलाइडल सुना है, कुछ ने नहीं सुना है, तो हम उसको यहीं पे रोक देते हैं, बिकॉज कोलाइडल की भी जरूरत भी नहीं है हमें. कोलाइडल एक सेपरेट टॉपिक रहता है सरफेस केमिस्ट्री में, और सरफेस आई थिंक हट गया है ना. हाँ, वहाँ पे हम पढ़ते थे, क्योंकि कोलाइडल बहुत यूजफुल है हमारी डेली लाइफ में. कोलाइडल सोल्यूशन, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ सुनेंगे. तो जैसे जेल होता है, जेल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर नीचे नहीं जाते हैं, वो लाइक इजिली सेटल डाउन नहीं होते हैं, हालांकि हम कर सकते हैं उनको. तो जो हम डिटेल में वहाँ पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ ये सेटल डाउन किए जा सकते हैं. या फिर आपने एक एग्जांपल सुना होगा, फिटकरी सुना है, फिटकरी है ना. फिटकरी एक तो कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे, नाम बताएगा. हाँ, पोटाशेलम बोलते हैं, केमिकल नेम है, और ये जनरल नेम है ना. वैसे केमिकल नेम की बात करें तो फॉर्मूला जो होता है वो, हाँ
24:2, वेरी गुड। ये होता है ना, ये डबल सॉल्ट बोलते हैं इसको। पोटाशियम का यूज कहाँ होता है? फिटकरी तो सबने देखा है, कहाँ पे? बार्बर शॉप पे, है ना। कट वट लग जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, फिटकरी का यूज करते हैं। और एक जगह पढ़ा होगा छठी क्लास में, वाटर के प्यूरिफिकेशन में, है ना। जैसे गंदा पानी होता है हम तालाब से भर के लाते हैं, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट था छठी या सातवीं क्लास में। एक एक्सपेरिमेंट होता था कि हम गंदा पानी लेके आते थे, उसको प्यूरिफाई करते थे। कैसे करते थे? तो पहले हम उसको रख देते थे, तो जो मड पार्टिकल्स थे वो सेटल डाउन हो जाते थे, फिर उसको डिकेंट कर लेते थे। लग गई आग, ठीक है। उसको डिकेंट कर लेते थे, फिर हम क्या करते थे, छानते थे उसको, है ना, फिल्टर करते थे। फिर हम उसमें थोड़ी देर के लिए फिटकरी लटकाते थे, बिकॉज मड पार्टिकल्स आर कोलाइडल पार्टिकल्स, ये सब सरफेस में देखते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, अगर आपको याद आया हो छठी क्लास का। एनीवेज, हम वापस लौट के आते हैं। फिर हमने बोला कि हमें, अगर हमने मैटर को क्लासीफाई कर लिया, ठीक है, तो अच्छा, हाँ मैं ये बोल रहा था कि बार्बर शॉप पे बहुत कॉमनली फिटकरी सबने देखी है, वहां पे क्या रोल होता है? वहां पे क्यों होती है फिटकरी, क्या करते हैं उससे? हाँ, कट लगने के बाद लगा लेते हैं, उससे क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग होती है, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे भी एक एप्लीकेशन आता है इसका, कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसको क्यों यूज़ करते हैं हम, फिटकरी को क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज पोटाशियम एक्चुअली डबल सॉल्ट होता है, और सॉल्ट जो होता है वो अपने आयंस में टूटता है, ठीक है। वहाँ पे भी यही एप्लीकेशन होता है कि एक्चुअली हमें क्या करना होता है, ब्लड जो होता है वो भी एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है, ठीक है। ये आप ब्लड तो आप पढ़ते हैं डिटेल में, आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, हम नहीं पढ़ते थे, बट आप लोग पढ़ते हो डिटेल में बायो में। तो उसमें पता होता है कि ये ब्लड जो होता है वो एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है, जिसके अंदर आयंस होते हैं, एंड दैट आयंस अपोजिटली चार्ज आयंस के साथ कंबाइन करके सेटल डाउन होते हैं, और वो क्लॉट करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। इसके लिए फिटकरी का यूज़ होता है। तो जहाँ पे भी कोलाइडल सोल्यूशन होता है, उसको उसके पार्टिकल्स को सेटल डाउन करने के लिए यूज़ होता है ना। जैसे मड पार्टिकल्स होते हैं, जो गंदगी होती है, उसके अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें फिटकरी लटका देंगे तो वो कंबाइन करके नीचे बैठ जाते हैं, तो पानी साफ हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कोलाइडल की बात थी, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है। फिर हमने बोला कि हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, किसके? मैटर के। मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि अगर हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करनी है तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ मिलनी थी। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका क्या था? मास था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज़ें देखी थी, डेंसिटी, है ना। और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कैसा नेचर है, पीएच क्या है, कलर तो हमारा फिजिकल में ही आ जाता है, स्मेल आ जाती है, इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो अब हमने बोला था आपसे कि अगर किसी सब्सटेंस का दो सब्सटेंस दे दिए और कंपेयर करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि किसका ज़्यादा है, तो आप इजीली बता सकते हो, बट कितना ज़्यादा है उसके लिए आपको मेजरमेंट करनी होगी, है ना। मेजरमेंट करनी होगी तो चाहिए होंगे यूनिट्स, है ना। इकाई कहाँ गए? किसने बोला था, कहाँ है? आज नहीं है, ठीक है। तो अगर मेजरमेंट करनी होगी तो हमें चाहिए होंगे यूनिट्स, और यूनिट्स अलग अलग होते हैं, एक से ज़्यादा यूनिट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेशंस। क्यों? क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट आप करते हो लैब में, ठीक है, लैब में करते हैं स्मॉल स्केल पे। अगर आपने कोई रिएक्शन कैरी आउट कराई और वो रिएक्शन करवाई मिलीग्राम लेवल पे, क्योंकि केमिकल्स इतने आसान सस्ते नहीं होते ना, ठीक है, और हर जगह अवेलेबल नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें आपको मंगानी पड़ती हैं। तो आपने कोई रिएक्शन करवानी है तो आप स्मॉल लेवल पे करोगे, ऐसा नहीं कि भर के डाल दिया रिएक्शन फेल हो गई, सब वेस्ट हो गया, जितना बजट था प्रोजेक्ट का वो भी खत्म हो गया एक ही बार में। तो ऐसा तो करते नहीं, हम करते हैं स्मॉल स्केल पे। लेकिन वो रिएक्शन जब सक्सेसफुल हो जाती है, वो पब्लिश हो गई, उसके बाद कहाँ जाते हैं? इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में फिर थोड़ा थोड़ा सा करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो हो चुकी, ये भी प्रूव हो गया कि ये कंपाउंड बनेगा, है ना। अगर ये बनेगा तो अब आपको मार्केट में जो डिमांड होगी उसके हिसाब से बनाना होगा, वहाँ पे आप किस में करोगे? लार्ज स्केल पे। तो उसके लिए अब आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे 2000 50,000 मिलीग्राम कंपाउंड बनाना है। आप क्या करोगे? एक ऐसा यूनिट लाओगे, केजी लाओगे, या फिर और इसके बड़े स्केल पे लाओगे, जैसी जैसी डिमांड होगी, जैसी जैसी फैक्ट्री होगी, है ना। कुछ छोटी फैक्ट्रियाँ चलती हैं छोटे शहर में, कुछ बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उनमें और बड़े स्केल पे काम होता है। बात समझ में आती है? कहने का मतलब ये है कि आपको एक से ज़्यादा यूनिट्स चाहिए होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, राइट? फिर बोलो भाई, ठीक है।
तो अगर एक से ज़्यादा यूनिट चाहिए तो एसी नहीं चल रहा है क्या, या मुझे ही गर्मी लग रही है? हाँ, या शायद मैं बाहर से आया हूँ और जल्दी जल्दी में आया हूँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि एक स्मॉल स्केल पे करेंगे तो मिलीग्राम में होगा, एक आपको केजी में चाहिए होगा, टन्स में चाहिए होगा, क्विंटल्स में चाहिए होगा। उन सबका इंटर कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप जब रिएक्शन यहाँ पे करवाते हो और उसी रिएक्शन को परफॉर्म करोगे वहाँ पे जाके, तो उसी के रेशियो में बाकी चीज़ें भी चेंज करोगे। समझ में आया? इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है? यूनिट कन्वर्जन। समझ में आ गया? यूनिट कन्वर्जन की जब बात करते हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को के लिए हमने अलग अलग यूनिट्स रखी थी। जैसे सबसे पहले हमने देखा वॉल्यूम का, है ना। मास हमने बोल दिया था कि मास जो होता है वो मेनली वेट और मास को हम एक ही मानेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, कोई भेदभाव नहीं, मास और वेट एक ही चीज़ है। दूसरा, जब वॉल्यूम की बात की तो वॉल्यूम में मैंने आपको बताया था सिंपली, एक होता है लीटर, जैसे बॉटल के अंदर पानी रखा है वो लीटर में है, ठीक है। इसको हम मिलीमीटर क्यूब में नहीं रखेंगे, लेकिन जब इस रूम का वॉल्यूम निकालेंगे तो मिलीमीटर क्यूब में निकालेंगे, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम होता है वो LBH होता है ना, लेंथ हाइट और विड्थ। ऐसे करते हैं, याद आ गया होगा सबको, ये भी आपने पढ़ा होगा बहुत बचपन में कि वॉल्यूम निकालते थे। तो उसके लिए हमने बोला कि इनमें कुछ रिलेशन होगा, और रिलेशन के लिए हमने बोला कि जो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है ना। और यही बेसिक था, उसके बाद तो आप कन्वर्ट कर ही सकते थे कि हमने लिखा 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, है ना, जो 1000 लीटर के बराबर है। और फिर हमने उसको कन्वर्ट करना शुरू किया, इसको मीटर में कर सकते, मिलीमीटर में कर सकते हो, सेंटीमीटर में कर सकते हो, इसको ml में कर सकते हो, है ना, और DM क्यूब में कर सकते हो। इन सब में कन्वर्जन देखा था हमने। किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी में? ठीक है, क्योंकि आपने अगर एक बार घर जाके खुद से लिख लिया होगा तो फिर वो फिर दिमाग में चला गया है, वो जब एक क्वेश्चन आएगा सीधा तब आप कन्वर्ट करोगे उसको, ठीक है, जब क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो हमें वहाँ पे एक चीज़ मैं फिर से आपको बता देता हूँ, एक जो बहुत अच्छा रिजल्ट है या बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है CC का। 1 CC इज इक्वल टू 1 ml, है ना, और 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। इसका मतलब कहीं पे CC दिखे तो उसको ml मान सकते हो आप, और जहाँ DM क्यूब दिखे उसको लीटर मान सकते हो। इतना कर लिया था। देन वी मूव टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर में मैंने क्या बोला था, ये सब तो आपने कर ही लिए थे, कन्वर्जन फैक्टर्स थे। टेम्परेचर में हमने क्या बोला था, डिग्री ऑफ कोल्डनेस मेजरमेंट था, है ना, कोल्डनेस और हॉटनेस। और उसमें क्या देखा हमने, टेम्परेचर जो होता है उसका यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ठीक है। सबको पता है, पुरानी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा होगा उन सब में आपने कभी भी, रेयरली आप डिग्री में यूज़ करते हो, आप किस में यूज़ करते हो, केल्विन में, बिकॉज केल्विन इज द SI यूनिट, ठीक है। SI यूनिट केल्विन होती है। आपने यूज़ किया तो आपको पता है कि अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो किस क्या करते थे, यही हो जाता था, ठीक है। इन जनरल 273 ले लेते थे, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं करनी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, फ़ारेनहाइट का एक रिलेशन था किसके साथ, डिग्री C के साथ, एंड दैट वाज F-32/9 इज इक्वल टू C/5, ये कर लिया था, ठीक है। बस ये 3 यूनिट थे, इनका इंटर कन्वर्जन देखा, एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट वाज, ये कन्वर्ट कर लिया था, आंसर शायद 15 था इसका, है ना। ये वॉल्यूम का कन्वर्जन था, ये भी कर लिया था। फिर प्रेशर पे आ गए थे। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है वो होता है F/A। F जो होता है वो होता है न्यूटन में, और A होता है मीटर स्क्वायर में। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते थे, पास्कल बोलते थे। फिर मैंने आपको एक नंबर बताया था, नंबर था 101325, सबको याद है, वो किसके बराबर था, 1 ATM के, है ना। 1 ATM इज इक्वल टू 101325। दूसरा यूनिट हमने बोला कि अगर मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ 1.01325 इंटू 10⁵, उसको भी पास्कल बोलेंगे, बट 10⁵ वाला जो फैक्टर है वो क्या करता है, 1.01325 बार के बराबर है, क्योंकि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ठीक है। उसके बाद क्या देखा, उसके बाद हमने देखा 760 टॉर के बराबर है, और वही 760 मिलीमीटर ऑफ Hg जो मेनली यूज करते हो आप लैब में बैरोमीटर में, है ना।
जब आपको प्रेशर चेक करना होता है किस टाइम कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो आप मरकरी की हाइट देखते हो कि मरकरी कितना राइज कर रहा है, बिकॉज मरकरी इज अ लिक्विड मेटल। इतना देख लिया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हमने देखा सेंटीमीटर में भी देखा था, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। जो 101325 आया था वो कहाँ से आया था? एच रो जी से, फिजिक्स में आता है, आपको याद रखना है क्योंकि ये कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक, याद रहेगा, ये क्वेश्चन भी कर लिया था हमने। हम आते हैं डेंसिटी पे। ठीक है, यहाँ तक कर लिया था हमने, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी किसकी? किसी भी मैटर की। ठीक है, सॉलिड की या लिक्विड की या गैस की, किसकी? हर किसी की होती है डेंसिटी, सबकी होती है ना, मैटर की होती है, सीधी बात है। और हमें कैसे पता चला कि डेंसिटी क्या है, कैसे हमें पता चलता है? तो सीधी सी बात है, अगर आप पेट्रोल पंप पे जाओगे और आप उससे बोलोगे कि 1 किलो पेट्रोल दे दो, पहले तो आपकी तरफ देखेगा, गए होंगे आप, बट आपने किलो नहीं बोला होगा, है ना? बोलो, शुगर मांगते हो तो 1 किलो मांग लेते हो, बट दूध हो गया या पेट्रोल हो गया, ये अलग अलग आप जाओगे तो आप क्या बोलोगे? 1 किलो दे दो, बोलोगे? क्या बोलोगे? लीटर बोलोगे, है ना? बट उसका भी तो कुछ वेट होता ही है ना? ऐसे ही जब हम पानी की बात करते हैं तो इस 1 लीटर बॉटल को मैं 1 किलो पानी बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल को मैं 1 किलो पेट्रोल नहीं बोल सकता। ये सब मानते हैं, क्योंकि देर इज अ रिलेशन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। लीटर जो है वो वॉल्यूम है और मास जो है वो मास है, ठीक है, जो केजी है वो मास। अब हम बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी वो वाला प्रॉपर्टी है जो रिलेट करता है मास और वॉल्यूम को। अगर आपको लेना है पेट्रोल केजी में तो आप ले सकते हो बिल्कुल, लेकिन उसका रेट लीटर वाला नहीं लगेगा, समझ गए? अंतर होगा दोनों में, क्लियर? क्यों अंतर होगा? क्योंकि डेंसिटी अलग है। जैसे मैंने पानी की बात की तो आप इसको 1 लीटर 1 kg बोल दो, क्योंकि इसकी डेंसिटी भी 1 होती है, तो कोई डिफरेंस नहीं। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि डेंसिटी रिलेट्स मास एंड वॉल्यूम। ये डेंसिटी जो है वो मास और वॉल्यूम को रिलेट करता है, ठीक है, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। डेंसिटी एक्चुअली दो टाइप की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए जनरली हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मैं एम लिखूं या डब्ल्यू लिखूं वो एक ही बात है। तो यूनिट भी आपको समझ में आ जाती होगी। यूनिट क्या होगी? या तो ग्राम पर एमएल होगी या फिर केजी पर लीटर, है ना, केजी पर मीटर क्यूब, ऐसे कर सकते हैं। बोलो, इसको हम लिख सकते हैं जनरली ग्राम पर सीसी, कोई प्रॉब्लम? ऐसा ही मिलेगा आपको, ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब एमएल है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्लियर? ये एब्सोल्यूट डेंसिटी है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर रो से करते हैं, ठीक है, स्मॉल डी से कर लेते हैं ऐसा। दूसरा एक होता है रिलेटिव डेंसिटी, इसलिए हमने बोला सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेस के केस में जनरली ये अप्लाई नहीं करते हैं। अब जैसे हम गए, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, राइट? गैसेस का वॉल्यूम तो चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब आपसे मैंने बोला कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो आपको मीटर में दिखता है, आपको केवल और केवल वॉल्यूम दिखता है और डेंसिटी दिखती है। डेंसिटी फिक्स लिखी होती है कि पेट्रोल की डेंसिटी ऐसे लिखा होगा, डेंसिटी 0.7, यहाँ पे लिखा होगा केजी पर मीटर क्यूब। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप जाके देख सकते हैं, कभी भी जाएंगे तो आपको दिखेगा वो, ठीक है, ये लिखा रहता है। इसका मतलब जब आप 2 लीटर पेट्रोल लेते हो तो बेसिकली आप कितने ग्राम पेट्रोल लेते हो? क्वेश्चन समझ गए मेरा? मैंने बोला आप जाते हो 2 लीटर पेट्रोल जिसकी डेंसिटी 0.7 ग्राम पर सीसी है, आपको कितना ग्राम पेट्रोल लिया आपने? 1400 ग्राम। बताओ भाई, सही बात है?
कोई डाउट है किसी को? सबको समझ में आया कैसे आया ये पीछे? तो बोलो यार। जब मेरे को सुनाई नहीं पड़ेगा तो मैं कैसे मानूंगा? सिंपल सी बात है। 2 लीटर लिखा हुआ है। डेंसिटी जो है वो वेट और वॉल्यूम को रिलेट करता है। 2 लीटर का मतलब क्या है? वॉल्यूम है 2 लीटर, है ना? 2 लीटर वॉल्यूम है। हमें चाहिए वेट, हमें डेंसिटी दे रखी है, ठीक। लेकिन यूनिट का थोड़ा सा खेल है। तो अगर जो वॉल्यूम है वो किस में है, यहाँ पे ml में है और यहाँ पे लीटर में है। ml और लीटर को अगर मैं चेंज करूं तो क्या हो जाएगा? ये बेसिकली 2 लीटर जो है वो 2000 लीटर है, हाँ है ना? 2000 ml है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो 2000 ml है। इसमें कोई डाउट है? बोलो। ठीक। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 0.7 ग्राम पर सीसी। ओके। सीसी और एमएल में तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? होना भी नहीं, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक। ये मान लो क्यूबिक सेंटीमीटर और एमएल एक ही बात है। मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको लिखा मिल सकता है क्वेश्चन में, तो आपको नया ना लगे इसलिए। ठीक। अब हम देखते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला है वो जो है वो है वेट अपॉन वॉल्यूम। हमें चाहिए वेट और वो है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? 0.7। ये हो गया ग्राम पर, चलो ml लिख देते हैं, इनटू वॉल्यूम क्या है? 2000 ml। ml से ml कट गया, क्या बचा? ग्राम। कितना आया? अभी समझ में आ गया? ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 2 किलो पानी चाहिए, तो मैं उसको 2 लीटर पानी इसलिए बोल लेता हूं क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सीसी होती है। समझ गए? इसकी जगह मैं 1 रखूंगा, जितना ग्राम होगा उतना ही। ओके, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दिया और इज इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? डेंसिटी की बात हो रही है। हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव का क्या मतलब है? किसी के रिस्पेक्ट में, है ना? तो जनरली हम बोलते हैं, इस एक टर्म सुना होगा आपने, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये लिख लिया? ओके। अगला अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करता हूं, रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है? जैसे हमने बोला कि मुझे कुछ मेजर करना है, ठीक है। मेरे पास ये बॉटल रखी हुई है, ठीक है, इसके अंदर कुछ पानी है। इसका एक वॉल्यूम तो मैं ऐसे देख सकता हूँ, इस बॉटल के रिस्पेक्ट में मैंने बोल दिया 1 लीटर है। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक छोटा सा कप लेके आता हूँ और उस कप से निकालता हूँ थोड़ा थोड़ा पानी। मैं बोलता हूँ 5 कप है, तो मैंने इसका जो नया वॉल्यूम बोला वो बोला 5। वो 5 किसके रिस्पेक्ट में बोला? उस कप के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बोला। समझ में आता है? यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि मैं कुछ एक पर्टिकुलर सब्सटेंस लेता हूँ, उसके रिस्पेक्ट में बोलता हूँ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन, उसके लिए एक हमें स्टैंडर्ड सब्सटेंस चाहिए होगा। जैसे यहाँ पे हमको चाहिए था 1 कप, ठीक है। वहां पे हम क्या लेंगे? कोई भी सब्सटेंस ले लेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, ठीक है। जैसे जब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो वाटर को ले लेते हैं स्टैंडर्ड। वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड 1 होती है, ठीक है। हम बोलते हैं कि जो रिलेटिव डेंसिटी है, चलो ये तो हो गया कोई भी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी को इसीलिए हम वन ही, इसको डेंसिटी ही मानते हैं। क्यों मानते हैं?
इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस बार हमने स्टैंडर्ड सब्सटेंस जो लिया है वो क्या लिया है, वाटर लिया है। ठीक है, अब इसकी जगह अगर मैं कुछ और ले लेता, मान लेते हैं CO2 ले लिया मैंने, चलो CO2 नहीं, कुछ लिक्विड ले लेते हैं, मान लेते हैं केरोसिन की डेंसिटी है। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि जो भी मान लेते हैं कि सब्सटेंस की डेंसिटी आई 50, केरोसिन की डेंसिटी है 2। ठीक है, तो इस बार क्या हो गया, नई डेंसिटी जो होगी वो 25 होगी। ठीक है ना, तो ऐसे ही जब हमने वाटर की बात की तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जनरली आपको पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1। इसीलिए जब स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म आता है तो उसको हम डायरेक्टली डेंसिटी ही मान लेते हैं। समझ गए? बोलो, क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी कहीं लिखा होगा तो आप इसको क्या बोल देंगे, ये डेंसिटी ही है, क्योंकि डेंसिटी ये वाली 4 डिग्री पे तो 1 होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है, यस, ठीक है। अगला एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। सुना है? लिख देते हैं, फॉर गैसेस वेपर डेंसिटी। क्या होता है वेपर डेंसिटी? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। डायरेक्ट फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट के साथ रिलेशन है। वो रिलेशन कैसे आया देखेंगे, एक मिनट। पहली चीज कि वेपर डेंसिटी जो है इट्स अगेन रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी है। इस बार जो हमारा स्टैंडर्ड सब्सटेंस है वो वाटर नहीं है, क्या है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर लिक्विड होता है ना, उसकी डेंसिटी 1 होती है, लिक्विड वाटर की डेंसिटी 1 है। यहाँ पे हम लेंगे गैसेस, तो यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड सब्सटेंस है वो है H2 गैस। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, वेपर डेंसिटी इज बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू H2 गैस। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, इसका मतलब फॉर्मूला जो होगा आपका वो क्या होगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ गैस जिसकी आपको निकालनी है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2। कोई प्रॉब्लम? यही तो फॉर्मूला लिखा है ऊपर, स्टैंडर्ड सब्सटेंस H2 है। ठीक है, अब गैस की डेंसिटी निकालनी है यहाँ पे। अब इनका अगर हम रिलेशन देखें, यहाँ पे लिख दो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैसेस के केस में तो हम रिलेटिव डेंसिटीज के साथ लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे जो रिलेशन आपने बोला मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, उसको अगर हम प्रूव करने की कोशिश करें तो हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। कितने लोगों ने सुना है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT? ठीक है, वो आइडियल गैस इक्वेशन का थोड़ा सा यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो पहले मैं इसको लिख लिया सबने, ठीक है, चलो इस पे हम वापस आएंगे इस फॉर्मूले में रखने के लिए। बट आप मुझे उससे पहले एक चीज बताओगे कि मेरे पास एक गैस का सैंपल है और एक दूसरा गैस का सैंपल है, उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? मान लेते हैं एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर ये है, इसके अंदर मैंने कुछ 5 kg गैस डाल दी H2 गैस, इसके अंदर भी 5 kg H2 गैस डाल दी। ठीक है, दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे आपको सिलेंडर देखने में ही लग रहा है कि इधर वाला सिलेंडर बड़ा है ना, तो एक्चुअली देयर आर 4 पैरामीटर्स, मेनली 4 पैरामीटर्स होते हैं जो गैस की स्टेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि हमारे पास कोई गैस है, वो किसी कंटेनर के अंदर रखी हुई है, मैं क्या कर सकता हूँ उसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करूंगा तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, हाँ है ना। बट वॉल्यूम अकेला चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम के साथ उसका प्रेशर भी चेंज होगा, है ना।
उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, उसका अमाउंट फिक्स रहेगा, जो भी मास है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे कुछ 4 पैरामीटर्स होते हैं जो गैस की स्टेट को डिफाइन करते हैं। उनमें से एक चेंज होता है, गैस की स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वो 4 पैरामीटर्स जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं P, V, T एंड N। यहाँ पे जो लास्ट वाला है उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी बस मैं आपको बता देता हूँ कि उसका फॉर्मूला क्या है और वो क्या मतलब है। कहीं चला गया है। PVTN, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल जो होता है वो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है। मॉलिकुलर वेट का आइडिया सबको है, हालांकि हम अभी आगे देखेंगे, पर आइडिया तो है कि मॉलिकुलर वेट क्या होता है। ठीक है, चलो पहले हम लिख दिया PVTN। ये 4 पैरामीटर्स होते हैं, इन 4 पैरामीटर्स में जो रिलेशन बताता है उसी को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन दीज 4 पैरामीटर्स ऑफ अ गैस। ठीक, रिलेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT, यही होता है। यहां पे हम एक चीज और लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू n की जगह लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, इनटू RT। यहाँ पे अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये मास है, ये मॉलिकुलर वेट है, ये टेम्परेचर है, एंड दिस R इज अ कांस्टेंट। अभी इतना मान लो कि ये कांस्टेंट है एंड दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स में, जैसे 8.314 होगी जूल पर केल्विन मोल में। तो अभी बस ये फॉर्म केवल इक्वेशन देख रहे हैं। इक्वेशन क्या है? PV इक्वल टू nRT। ठीक, थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं इसको, और रीअरेंज करके हम क्या सीख सकते हैं कि मैं इसको RT को इधर ले आता हूँ, ठीक है, V को इधर ले जाता हूँ। कर सकते हैं? हमने लिखा P M अपॉन RT इज इक्वल टू, ये बात सबको समझ में आई? इस V को यहाँ ले आए, इसको इधर ले गए, ये कर सकते हैं। इसको नीचे लाएंगे तो नीचे चला जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आती है? ठीक है, यहाँ पे जो W/V है वो क्या है? मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो डेंसिटी को हम रो लिख सकते हैं या D लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू PM/RT। यहाँ पे P प्रेशर, M मॉलिकुलर वेट है, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। ठीक, हम वापस लौट के आते हैं। यहाँ पे जो हमने छोड़ा था, हमने बोला गैस की जो डेंसिटी है वो क्या होगी? गैस का कुछ प्रेशर होगा, ठीक, कुछ मॉलिकुलर वेट होगा, ये गैस लिख देते हैं यहाँ पे, अपॉन RT। ठीक, ये गैस के लिए हो गया, इंटू 1 अपॉन, नीचे S2 के लिए होगा, क्योंकि हमने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू S2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है यहाँ P जो होगा वो P ही रहेगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ H2 हो जाएगा, अपॉन R और T सेम रहेगा। अब आप मुझे बताओ कि जो कटने वाले हैं वो कट जाएंगे, है ना? क्या कटेगा? प्रेशर, प्रेशर, RT पूरा कट जाएगा, क्या बचा? यही लिख दें आगे, चलो यहाँ पे लिख सकते हैं M गैस अपॉन M H2। H2 का मॉलिकुलर वेट आपको पता होता है, यस। हम क्या लिख सकते हैं कि वेपर डेंसिटी जो है वो क्या है? मॉलिकुलर वेट बाई 2। तो अगर किसी गैस की वेपर डेंसिटी पता है तो आप उसका मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हो, पहचान सकते हो कि वो कौन सी गैस है, यस। अल्टीमेटली डायरेक्टली याद रख सकते हैं, एक रिलेशन है। अभी आप इसके लिए परेशान नहीं होना, इसको तो हम पढ़ेंगे ही बाद में, बट केवल ये बताया है कि गैस की स्टेट को 4 पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, उन चारों में एक रिलेशन होता है, एंड दैट रिलेशन इज PV इक्वल टू nRT। कोई डाउट है? ठीक है, चलिए। एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेंसिटी समझ में आता है। एब्सोल्यूट डेंसिटी जो है वो वेट बाई वॉल्यूम है। जनरली एब्सोल्यूट डेंसिटी किसके लिए होती है? सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए होती है। लिक्विड्स में रिलेटिव डेंसिटी भी आती है जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देते हैं। गैसेस के केस में वेपर डेंसिटी यूज करते हैं। ठीक है, बोलो, हो जाएगा? चलिए, लिख लिया सबने? लिख लो।
क्या हुआ, पूछ लो। हो गया। बढ़े आगे। ठीक है, चलो। ठीक है, ये हमने कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टू द, अच्छा ये तो बोल सकते हो, कैन द वैल्यू ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस चेंजेस ऑन चेंजिंग द स्केल ऑफ रेफरेंस। वेपर डेंसिटी चेंज हो जाएगी अगर हमने स्केल ऑफ रेफरेंस चेंज किया। H2 की जगह कोई दूसरा रेफरेंस ले लिया। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना, रेफरेंस के हिसाब से होगा कि हमने कौन सा रेफरेंस लिया है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पुरानी चीज है, 9th क्लास में पढ़ी थी, मैटर अराउंड अस प्योर में, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, फिर 11th में पढ़ा होगा आपने। हम फिर से लौट के आते हैं एक बार, क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक, अब बात डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे आती है, तो उससे पहले हम एक चीज़ सोचते हैं। देखो लास्ट क्लास में मैंने जब आपको बोला कि 200 साल पहले, आज से 200 से भी थोड़ा सा ज़्यादा, 1808 में, ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे हमारे पास। लोगों ने सोचना शुरू किया, साइंस बहुत डेवलप नहीं हुई थी, कुछ कुछ हो भी गई थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, बट जो क्लासिफाइड है, जो लिटरेचर में है, वो बहुत ज़्यादा नहीं था। तो लोगों ने सोचना शुरू किया आसपास सब चीज़ें किन से बनी हुई हैं। तो कुछ भी अगर हम सोचते हैं, या आप कुछ भी बचपन में लाते थे, जैसे आप कुछ गाड़ी वाड़ी लेके आए, तो आपने तोड़ना शुरू किया उसको। क्यों करते थे? क्योंकि आप ये सोचना, आपके दिमाग में ये आता है कि अगर मुझे ये पता चले ये सब चीज़ें किससे बनी हैं, तो मैं इसकी जैसी और भी चीज़ें बना सकता हूँ। दिमाग में तो यही आता है ना। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि ये दीवार है, दीवार से क्या आता है, ईंटों से बनी है। ईंटें किससे बनी है? क्ले से बनी है। क्ले अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम क्या मिलेगा हमको? उससे भी छोटा यूनिट हो सकता है, उसका छोटा यूनिट सिलिकेट्स हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के सिलिकेट्स पढ़ते हैं, फिर सिलिकेट्स में देखते हैं कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन है ना। फिर देखते हैं सिलिकॉन क्या है, तो एलिमेंट है। एलिमेंट के अंदर क्या है? तो एक आदमी आया सबसे पहले जिसने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी चीज जो है वो एटम है, इसीलिए बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी, है ना। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, नाम था जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन ने कुछ थ्योरी दी और उसको बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आप पढ़ोगे आगे। पहली थ्योरी ये है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, है ना, अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं, बट थ्योरी की एक खास बात होती है। क्या? बहुत सारी थ्योरीज केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे। थ्योरी की खास बात क्या होती है? थ्योरी फिजिक्स में तो थ्योरेटिकल फिजिक्स ही पूरा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद, लाइक क्लासिकल के बाद क्वांटम जब पढ़ते हैं, वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल फिजिक्स है।
तो एटॉमिक थ्योरी ठीक है, बट थ्योरी का मतलब क्या है? जो सच नहीं हो, ऐसा है क्या? क्वांटम थ्योरी सच नहीं है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो चलती है, आज के टाइम पे भी चलता ही है। बहुत सारी चीज़ें जो क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई थी एक्सप्लेन करने में, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना होगा आपने, है ना, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन या जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इन सब चीज़ों को क्वांटम थ्योरी की हेल्प से ही सॉल्व किया गया है ना। इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स आज के टाइम पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अप्लाई नहीं होती। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वो एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक पे अप्लाई होते हैं, बड़े पार्टिकल्स पे अप्लाई होते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उन पे क्वांटम थ्योरी काम करती है ना। तो थ्योरी है, सही भी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी थ्योरी बेस्ड है ना। यही तो खास बात होती है कि पहले थ्योरी प्रपोज करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। यही फिजिक्स है। केमिस्ट्री में क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटल साइंस। पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन अपने प्रीवियस लिटरेचर जो हमारे पास है, फिर हम उसको उस एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपने लिटरेचर के बेसिस पे। अगर वो होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम नई थ्योरी बनाते हैं, नया लिटरेचर डेवलप करेंगे कि ये नया है। केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटल साइंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी की खास बात जो मैं पूछ रहा था, दैट इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस, देयर विल बी सम पोस्टुलेट्स, सम अजम्पशंस। कुछ इसके अजम्पशंस होते हैं, कुछ पॉइंट्स होंगे जिन पे ये बेस्ड होगी, और वो जो थ्योरी बनती है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बनी है, कुछ लोकल में उसने ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे, कुछ ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स दिए। हर थ्योरी में ये मिलेंगे आपको, जिनको बोलेंगे ये थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। समझ में आता है? ये हर थ्योरी में मिलते हैं। जैसे क्वांटम थ्योरी के भी मिलेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के भी, या बोहर थ्योरी के भी पोस्टुलेट्स होते हैं। तो हर थ्योरी के पोस्टुलेट्स होते हैं। ऐसे डाल्टन ने भी कुछ पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है, और पोस्टुलेट्स सही भी होते हैं, कुछ चीज़ों पे अप्लाई होते हैं, तो उन्होंने उसको जनरलाइज कर दिया। बट कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, हर थ्योरी में मिलते हैं, ठीक है ना। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के भी कुछ पोस्टुलेट्स थे और कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो जल्दी जल्दी हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये बहुत नया नहीं है आपके लिए, और किसी के लिए नया नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना है, सबसे पहला है। तो सबसे पहली थ्योरी जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्या पोस्टुलेट्स हैं? सुना है आप लोगों ने पहले? ठीक है, तो आपको पोस्टुलेट्स भी पता होंगे। जल्दी जल्दी से मेरे को एक एक बता दो और मैं लिखता जाता हूँ, आप बता दो। व्हाट इज द फर्स्ट वन? पहला पोस्टुलेट, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, तो उससे क्या मतलब है? मैटर तो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, कंपाउंड से, कुछ भी बोल सकते हैं। हम ये बोले कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट। इनडिविजिबल का मतलब है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, सबसे छोटी यूनिट है, फर्दर उसको तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। तो सबसे पहला जो पॉस्टुलेट है वो ये है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट, ठीक है, ओके। दूसरा पॉस्टुलेट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज एंड that are different from and are different from that of other element। इनकी बात का मैं मतलब समझाता हूँ। इन्होंने जो बोला, पहले मैं लिख देता हूँ, ये तो सबको समझ में आता है, इस पर कोई डाउट तो नहीं है। मैं दूसरे वाले की बात करता हूँ जो इन्होंने बोला कि एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, लिख सकते हैं आप साथ साथ, आर, टाइम बचेगा बाद में लिखने के लिए, आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज एंड आर different from that of other elements, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है इस पॉइंट का, कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमने उठाया, मान लेते मैंने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन की
मैं चाहे 500 एटम लूं या 5000 एटम लूं या 5 लाख एटम लूं, सबकी शक्ल एक जैसी होगी। शक्ल एक जैसी का मतलब है साइज एंड शेप, ठीक है ना। उसमें ये सारे एटम एक जैसे दिखते होंगे, ठीक है। दे आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज एंड आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर एलिमेंट। यहीं पे मैं ऑक्सीजन के साथ साथ मैं यहाँ पे क्लोरीन के एटम्स उठाता हूँ, तो क्लोरीन के जो एटम्स होंगे वो सारे एक साइज के होंगे, एक शेप के होंगे, लेकिन वो इससे अलग होंगे, है ना। बात समझ में आई? जैसे इसके मैंने 5 उठाए, वो ऐसे थे, ऐसे, ठीक। ये सारे एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। जब इसकी बात करूंगा, मान लेते हैं ये ऐसे थे, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना। पीडब्ल्यू के बच्चे निकलते हैं एक ही जैसे दिखते हैं, दूसरी कोचिंग के निकलते हैं वो एक जैसे दिखते हैं बिकॉज ऑफ ड्रेस, ठीक है। तो ये वो हो गए और वो हो गए, बट दोनों आपस में अलग हैं, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये ऑक्सीजन के एटम्स, बट ऑक्सीजन के एटम क्लोरीन के एटम से अलग हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ओके, छाप लिया, ठीक है। अगले पे आए, अगला कौन बताएगा? आप बताओ मैडम, बैठ जाओ, बैठे बैठे बता दो। हाँ, कंबाइन टुगेदर, थोड़ा सा गुंजाइश है, आप बताएंगे इसको करेक्ट करने की? कोई गुंजाइश नहीं है, आप बताओ। सही है, कोई गुंजाइश नहीं, इसका मतलब सही है। निखिल? नहीं है? राहिल? नहीं पता? ठीक है, हाँ बताइए, बता रहे कुछ। हाँ, ठीक है, सही है। एटम्स इन अ मॉलिक्यूल will combine in simple whole number ratio। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं, मैंने एक लिखा 2 mg+O2, ठीक है, और क्या बना देगा? 2 mgO, ठीक है। mg, अब इसने, इससे मतलब नहीं है, उसने बोला कि कंबाइन कर रहे हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है? 1:1 का है, हाँ या ना? ठीक है। एक रिएक्शन मैं लिखता हूं, मैंने सिंपल होल नंबर रेशियो लिखा, मैं ऐसे लिखता हूं H2+½ O2। अब आपको दिख रहा होगा ये तो फ्रैक्शन में है, बट मैं यहां क्या लिखता हूं? H2O। क्या लिखा है? मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स कंबाइन करते हैं उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? होल नंबर होगा। तो क्या लिखा हमने? ये 2:1 का है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, कोई डाउट? ठीक है, एक और बता दो, सबसे पीछे तुम बता दो, नाम तो पता है अपना, हाँ बताओ। अरविंद्र, हरवेंद्र, ओके, अरविंद बाहुबली हरवेंद्र, ठीक है। चौथा वाला कोई पोस्टलेट बताएगा? बड़ा सिंपल सा है, किसी के अगर दिमाग में है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट्स इट, है ना। ये बोलने में आपको शर्म आ रही थी? ऐसा तो नहीं है कि सुना नहीं है ना? ये सबने सुना है। कि एटम जब लास्ट यूनिट है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मैटर खत्म हो जाएगा। मैटर खत्म किया जा सकता है कि दुनिया से? नहीं कर सकते। अगर खत्म होता तो बहुत सारी चीजें खत्म हो चुकी होती, बट कन्वर्ट होता रहता है वो, ये तो हमने पता है, मैटर एनर्जी कन्वर्जन, है ना। आइंस्टाइन ने बोला था कि कन्वर्ट कर सकते हो, तो किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। बट बेसिक चीज जो थी कि उसने बोला कि एटम जो है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर क्रिएट करते तो हम भगवान हो गए, ठीक है, भगवान ही बनाते हैं। भगवान का मतलब जो भी नेचर है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आती है, 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स को
क्या लगता है आपको, ये चारों सही हैं? उस टाइम के हिसाब से काफ़ी हद तक ये सही थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट होता चला गया और पता चला कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ड्रॉबैक पुट किया, क्योंकि अगर उस टाइम की चीज़ें सही होती तो आज इतनी साइंस डेवलप नहीं होती ना। और ऐसे ही काम करता है, जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा या आगे हम देखेंगे, तो वो एक्चुअली क्रोनोलॉजिकल चलता है। पहले ये हुआ, इस पे लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शंस पुट किए, तो लोगों ने जब ऑब्जेक्शंस पुट किए तो कुछ एक सबूत लेके आए होंगे ना कि देखो ये गलत है। बोले क्यों गलत है? इसलिए गलत है। अगर इसलिए गलत है तो इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, नई थ्योरी लेके आएंगे, उस थ्योरी पे भी कुछ लोग ऑब्जेक्शंस करेंगे, ऐसे चलता ना। फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे चलते चलते। तो इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, ऐसा तो नहीं सबसे पहली थ्योरी है और करेक्ट है, क्योंकि थ्योरी है, ठीक है। तो लिमिटेशंस तो होंगी। लिमिटेशंस का मतलब है कुछ चीज़ों पे अप्लाई होती है और जिन पे नहीं होती है उनको बोलते हैं कि ये लिमिटेशन है, यहीं तक है, इस पे नहीं लग रही है। क्लियर? तो सबसे हम कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो क्या है? लिमिटेशंस ऑफ डीएटी। ठीक है, पहला जो है वो सिंपली जो पोस्टुलेट था वो ये था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। और जैसे ही 1808 में ये आया, उसके बाद 1850-56 के आसपास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, है ना। फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब है जो वो पार्टिकल्स जो एटम के अंदर हैं। तो अगर एटम के अंदर भी कुछ है तो वो उससे भी छोटा होगा। इसका मतलब एटम इज नॉट एनी मोर इंडिविजिबल। एंड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। देखो होता क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कैथोड एक्सपेरिमेंट, ये सब, फिर डिस्कवरी होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। फिर उसके काफ़ी साल बाद, लाइक 50 साल बाद, प्रोटॉन के 50 साल बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हो, है ना। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, ये सब एटम के अंदर ही होते हैं। बट उनको हम, वो बहुत कम होते हैं। मेनली जो एटम बना होता है वो इन तीनों से बना होता है ना, जो मैक्सिमम पार्ट है। इसीलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अगर इनमें डिवाइड किया जा सकता है तो पहला पॉस्टुलेट खत्म, ठीक है, गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं। दूसरा पॉस्टुलेट क्या था? हाँ, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विल बी आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। ठीक है, इस पे भी लोगों ने क्या किया, थोड़े दिन बाद लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन के एलिमेंट, जो ऑक्सीजन के जो एटम्स थे, जरूरी नहीं कि वो सारे ऐसे हों। जैसे आइसोटोप, नाम सुना है? आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप का मतलब है सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना। सुना है? सबने सुना है? बोलो, हिंदी में क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर सेम, डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, सब भार का मतलब संभारिक हो गया। संभारिक वो होगा जिसका मास सेम होगा, है ना। आइसोबार की बात कर रहे हो, ठीक है। हमने बोला कि अगर आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं तो फिर अलग अलग होंगे, क्योंकि मास अलग है तो शेप एंड साइज अलग होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि आइसोटोप्स एग्जिस्ट। अगर आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने बोला कि O16, O18, ये अलग अलग हो गए। या सिंपल अगर मैं एग्जांपल देखूं, तुम्हारे पास होता है 1H1, 1H2, 1H3, है ना। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको डी बोलते हैं, इसको टी बोलते हैं। सुना है? ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, तो ये क्या है? आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, तो इनका मास अलग अलग हो, मास अलग अलग है, तो ये सेकेंड वाला जो पॉस्टुलेट है उसको गलत प्रूव करता है। यस, कोई प्रॉब्लम? तीसरा पॉस्टुलेट क्या था? सिंपल होल नंबर में कंबाइन करते हैं। ये सही है या गलत है? कुछ गड़बड़ है? एक टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये इस, जैसे हमने लिखा MgO, H2O,
इन सबको बोलते हैं, इनकी जो रेशियो है वो प्रॉपर है, होल नंबर रेशियो में है, इनको बोलते हैं स्टोइक्योमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। एक होता है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स, बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफेक्ट्स होता है, तो अगर मैं बोलता हूँ नॉन ये बस आपको नॉलेज के लिए है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक, बिकॉज ये सॉलिड स्टेट में आप पढ़ते हो, सॉलिड स्टेट अभी सिलेबस में नहीं है। बट अगर हम थ्योरी की बात कर रहे हैं तो थ्योरी का ड्रॉबैक तो है, जैसे नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब है, मैंने लिखा Fe2O3, दिस इज स्टोइकोमेट्रिक मॉलिक्यूल। इसमें जो Fe और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है, 2:3 है। लेकिन जब मैं Fe 0.98O, ये खासकर डी ब्लॉक के मेटल्स बनाते हैं, आयरन बनाएगा, निकल बनाएगा, समझ में आता है। तो इनका जो स्टोइकोमेट्री है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, है ना। ऐसे ही क्या होता है, निकल 0.96O, तो निकल ऑक्साइड हो गया। ये खासकर ऑक्साइड्स ही होते हैं, और ये आयरन का ऑक्साइड है। तो ये बहुत काफी हद तक इस ड्रॉबैक, ये भी एक ड्रॉबैक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। इतनी बात समझ में आती है, बोलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक, जैसे हमने एमजीओ लिखा था, तो एमजीओ स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है, बट ये नहीं है। तो कुछ अगर देखो, किसी भी थ्योरी को, किसी भी चीज को प्रूव सही बनाने के लिए आपको बहुत सारे लाइक एविडेंसेस देने होते हैं, लेकिन गलत प्रूव करने के लिए एक ही काफी होता है। यही होता है ना, कि आपको गलत प्रूव करना है तो एक ही एविडेंस काफी होता है। तो अगर आप एक भी एग्जांपल ले आए तो हम बोल देंगे फिर ये लिमिटेशंस हो गई, ये कुछ पे अप्लाई होगा और कुछ पे नहीं होगा, इसका मतलब इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, चलिए अगला क्या था, अगला था एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर अपनी जगह है, हम एटम की बात कर रहे हैं, बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। एटम को बना सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऐसा डॉल्टन ने बोला था। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये आप बताओगे। एक टर्म होता है रेडियो एक्टिविटी, सुना है। उसके बाद मैडम क्यूरी का नाम सुना है, सबने सुना है। आवाज बहुत कम आ रही है, एटलीस्ट गर्ल्स को तो पता होना चाहिए, बिकॉज वो मिसाल थी लेडीज के लिए, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रगल करके पढ़ाई करी थी और उसके बाद जो लेवल अचीव किया है, आज भी साइंस में कोई नहीं अचीव कर पाया, पता है ना। लाइक सी वाज हैविंग वन ड्रेस, उसको उस वही पहन के जाती थी, एक्चुअली उनके पास प्रॉपर ऐसे कपड़े नहीं थे, क्योंकि उनका रिसर्च जो था वो एटॉमिक रिसर्च में था, और उसमें रेडियो एक्टिविटी आप समझते हो, देयर इज अ रेडिएशन का खतरा रहता है, और उनकी शायद मौत भी जो हुई थी वो इसी की वजह से हुई थी, रेडिएशन की वजह से हुई थी। बट स्टिल उस ऐसी लैब में, आप लोगों में किसी ने बार्क का नाम सुना है, BARC, किसी ने नहीं सुना है, स्ट्रेंज है। हाँ, किसी ने नाम बोला है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है, वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर भी है, और वो इसी से कंट्रोल होता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो वाला यूनिट है जो एटॉमिक रिसर्च देखता है। और वहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिसर्च करते हैं, वो अंदर जाते हैं, अगर वो 8 घंटे के लिए गए हैं तो वहाँ पे वो फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट। मतलब मेरे साथ की एक लड़की है वहाँ पे, ठीक है, एक फ्रेंड है, दो दो बंदे थे जो गए थे। एक दोस्त था हमारा अंकित था, लाइक ही वाज गेट टॉपर, ऑल इंडिया टॉपर था, वो गया था, और एक ज्योति गई थी। ज्योति कंटिन्यू कर रही है, अंकित ने स्टार्टिंग में छोड़ दिया 2 महीने, बिकॉज बहुत आपकी लाइफ ऐसी नहीं रहेगी। आप एज ए, ये समझ लो जैसे आर्मी वाले काम करते हैं ना, ऐसे काम करोगे, क्योंकि उन साइंटिस्ट की थोड़ा सा आपके पास बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है कंट्री की, तो वहाँ पे रिसर्च होता है, और उस पर फिर एटॉमिक रिसर्च। आपने कुछ कुछ लाइक जो ये हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया ने, उसमें भी नाम सुना होगा, जो मटेरियल आया था, न्यूक्लियर न्यूक्लियर टेस्ट सुना है इंडिया का, इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, पोखरण में। पता होना चाहिए यार तुम लोग को, है ना। किस टाइम की बात है ये, हाँ, APJ अब्दुल कलाम के टाइम, बट उस टाइम पे वो साइंटिस्ट थे,
है ना। और 99 के आसपास की बात है, दैट वाज द सेकेंड टेस्ट। उससे पहले 73 में ये प्लान स्टार्ट हुआ था। तो ये बार्क का काफ़ी रोल है। एक्चुअली वहाँ पे जब आप जाओगे तो उनका इंटरव्यू बहुत लंबा चलता है। लाइक आप क्वालिफाई करके जाओगे एग्जाम, देन दे विल टेक इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे बोलेंगे 1.5 घंटे 2 घंटे चलता रहेगा। फिर बोलेंगे आप जाइए बाहर, थोड़ा रिफ्रेश होके आइए, चाय वाय पी के आइए, फिर आ जाइए। बैठ जाएंगे, फिर बोलेंगे ठीक है, पता चलेगा नहीं लिया। ऐसे बहुत बहुत लाइक कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू होता है, बिकॉज उनको इंसान भी ऐसा ही चाहिए होता है जो झेल पाए स्टार्टिंग में, नहीं तो लोग चले जाते हैं। तो ये एक लाइफ होती है। आप यहाँ पे भी देश के लिए काम कर रहे होते हैं, सैलरी ठीक ठाक होती है। ठीक ठाक का मतलब गवर्नमेंट इतनी तो नहीं देती किसी को, ठीक है, और वहाँ पे आप करप्शन भी नहीं कर सकते हो। तो BARC जो होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पे भी एटॉमिक रिसर्च होता है। ऐसा ही केस अब सोचो, बहुत आपको ऐसे जाना होता है, आप प्रॉपर ड्रेस पर लैब के अंदर जब भी आप जाओगे तो आपको रेडिएशन का बहुत खतरा होता है। ये तो सुना होगा कि रिएक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी लाइफ ऑलमोस्ट 10 से 15 साल कम हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे करके उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय डैमेज होते रहते हैं, है ना। जबकि इतनी सारी चीज़ें आज के टाइम पे अवेलेबल हैं बचाने के लिए। और इमेजिन दैट टाइम जब कोई जानता ही नहीं था कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। बात है 1893 की, ठीक है, तब की बात है। उस टाइम पे तो डिस्कवर हो गया था हेनरी बैकरेल ने, बट उससे पहले से ही रिसर्च चल रही थी। और मैडम क्यूरी के आसपास का जो जो सोसाइटी थी वो सब बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी थी लेडीज़ के लिए। तो बहुत बड़ी, लाइक आप अगर उनके बारे में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कितने स्ट्रगल्स उन्होंने पढ़ाई की। एंड शी वॉज द ओनली वन, ओनली लेडी जिसको 2 नोबेल प्राइज़ मिले हैं, है ना। एंड उसके बाद उन्होंने इंस्पायर किया जनरेशन को। उनकी जो फैमिली है, दैट फैमिली इज कॉल्ड एज नोबेल फैमिली, इसलिए बिकॉज एक नोबेल प्राइज़ उनके हस्बैंड को मिला है। ऑब्वियसली उनका सपोर्ट था, उन्होंने भी काम किया, पियरे क्यूरी। उसके बाद पूरी फैमिली में उनकी डॉटर को मिला है, उनके सन इन लॉ को मिला है। इट्स लाइक दैट सम 7 और 8 नोबेल प्राइज़। इंडिया में नहीं है, ठीक है। एक नोबेल प्राइज़ आया है साइंस का, कितने साल पहले, कब आया था? इंडिया में एक नोबेल प्राइज़ अभी तक आया है साइंस का, अभी तक कोई नोबेल प्राइज़ नहीं। उनकी एक फैमिली में इतने नोबेल प्राइज़ हैं। नोबेल प्राइज़ की वैल्यू आप समझते हो, ठीक है। वो नोबेल प्राइज़ आया था आज से कुछ 96 ईयर्स पहले, 1930 में आया था। कौन लेके आया था? सर CV रमन, नाम सुना है ना। और ये टाइम भी कौन सा था? अंग्रेजों वाला टाइम था। 1929 में पूर्ण स्वराज की रेजोल्यूशन पास हुआ था, है ना। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइम था। उस टाइम पे लोग ये सोचते भी नहीं होंगे, मतलब आप खुद सोच के देखो, उस टाइम पे हमारा दिमाग लगता पढ़ने में। हम सोचते कि हमें IISc बेंगलोर में जाना है, रिसर्च करना है। उस टाइम पे क्या हो रहा था? खाने को नहीं मिल रहा था, लोगों को स्ट्रगल कर रहे थे कि कुछ भी जो था वो सब ले लेके जा रहे थे बाहर। तो बहुत अलग ही टाइम था। उस टाइम पे एक नोबेल प्राइज़ आया था। उसके बाद आज तक हमारी उस लेवल की रिसर्च नहीं है कि हम एक नोबेल प्राइज़ ला सकें। तो पता चलता है ऐसे लोग नहीं है या तो, है ना, और ऐसा सपोर्ट नहीं है, सीधी सी बात है। बिकॉज जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स एक्चुअली इन सब चीज़ों के लिए या जो भी उनको दिखता है उन सब चीज़ों में प्रमोट करते थे, चाहे वो काम किसी भी टाइप का काम हो, या अगर कुछ बुराइयां चल रही हैं यहाँ पे तो बहुत सारे एविल्स को उन्होंने हटाया है। आज के टाइम पे गवर्नमेंट होती तो उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको लगता है कि इससे हमारा काम चलेगा, हमारी सरकार बनी रहेगी, चलने दो इसको, होता ही था। बट उन्होंने बहुत अगेंस्ट जाके काम किया है इस चीज़ में। तो सेम केस मैडम क्यूरी, मैं हाँ उसकी बात कर रहा था, रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की फील्ड में आप मैडम क्यूरी को कंट्रीब्यूशन को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स उनके नाम पे आए, क्यूरियम करके सुना होगा आपने। तो बात यह है कि एटम कैन बी डिवाइडेड, कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इज अ नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है। उसके अंदर एटम अपने आप से डिसइंटीग्रेट होता है, उसके अंदर से कुछ रेज निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो एनर्जी के फॉर्म में जाते हैं। तो एनर्जी निकल रही है ऑब्वियसली, तो डिके होता जाएगा। इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं और हम आर्टिफिशियली करवा सकते हैं, जिसको बोलते हैं एटम कैन बी क्रिएटेड एंड बी डिस्ट्रॉयड by using
आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। एन इंटरेस्टिंग थिंग इज मेरे आधे बैच ने इंटरव्यू दिया था बार्क का। इट्स लाइक मतलब जितने जितने भी हमारे बैच में बच्चे थे उसमें से आधे से ज़्यादा बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया और बार्क का इंटरव्यू दिया। उसमें से 2 सेलेक्ट हुए केवल, और ऑब्वियसली एक को तो सेलेक्ट होना था बिकॉज ही वॉज गेट टॉपर, तो वो गेट के थ्रू भी लेते थे, उसके सेलेक्ट थ्रू हुआ। बट मोस्टली केवल मुंबई घूमने गए थे वो गए थे, ठीक है, टिकट विकट मिल रही है, इंटरव्यू में सब वो मिलता है ना कि आपको अकोमोडेशन और टिकट विकट का ठीक है, घूम के आ जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंटरव्यू दिया आधे लोगों ने, फ्रस्ट्रेट हो गए इंटरव्यू में बैठे बैठे, मतलब बड़ा सा पैनल होगा, पूछते रहेंगे। अगर आपने कुछ अच्छा बता दिया, जैसे मेरा एक सीनियर गया था और उसने अच्छा खासा रिसर्च किया था आईटी दिल्ली में, और पेपर पब्लिश हो गया था उसका, ठीक है, उसका पब्लिश हुआ, फिर अब उसने जाके अपने सीवी में दिखा दिया, फिर वो लोग उस पर आ गए उसके काम पे, फिर वो कह रहा है यार क्या क्यों बताना था, मेरे को नहीं बताना था, इससे अच्छा लेना तो इन्हें है नहीं। तो अल्टीमेटली बहुत आसान, मतलब हर किसी को नहीं ले सकते वो, उनको ऐसे काम नहीं चलाना है कि कुछ काम निकालना हो, उनको ऐसा आदमी चाहिए जो सीरियसली डेडिकेटेड हो, जिसको काम करना है। तो इसलिए वो इंटरव्यू थोड़ा सा अलग लेवल पे होता है। बाकी जॉब्स में बहुत इजीली चले जाते हैं लोग, पीएसयूज में चले जाएंगे, ओएनजीसी चले जाएंगे, एनटीपीसी चले जाएंगे, इजी है। लेकिन बार के लिए आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब मैंने को लगा कि यार 8 घंटे आप जाते हो, आपको लैब में फ़ोन अलाउड नहीं है, आप केवल लैब की ऑफिस में जाके वो यूज़ कर सकते हो सिस्टम में, दैट्स इट। तो ये सब थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन लोग करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल रिएक्टिविटी का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और वो रिएक्शन आपके लिए थोड़ी सी लाइक नई भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है। जैसे हमने बोला यूरेनियम 922 यूरेनियम 235, ठीक है, प्लस 0N1, ये एक थर्मली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन है, इसका बम्बार्डमेंट करवाया हमने यूरेनियम पे, ठीक है। ये अभी के लिए थोड़ा सा कम लॉजिकल है, बट क्योंकि हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं तो मैं ड्रॉबैक समझा रहा हूँ। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 56 BA 141 प्लस 36 KR 92 प्लस 30N1, ठीक है। इसमें आपने देखा कि जनरली रिएक्शन में क्या देखते हैं, जो इधर होता है वो इधर होता है ना। बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि उस साइड यूरेनियम था, इस साइड बेरियम है और क्रिप्टॉन है। हमने बेरियम और क्रिप्टॉन नहीं लिया था जो रिएक्शन में जनरेट हुआ है, ठीक है, यूरेनियम लिया था जो रिएक्शन में खत्म हो गया, राइट। तो इसका मतलब आपने ऐसे मैटर खत्म नहीं किया है, आपने मैटर के अंदर जो एटम्स थे उनको दूसरे एटम्स में कन्वर्ट कर दिया है। एक तरह से यूरेनियम के एटम को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बेरियम के एटम को आपने बनाया है, ठीक है। तो एटलीस्ट जो ये उस टाइम पे उसने बोला कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, उसको हम डिसरिगार्ड कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैटर खत्म कर दोगे। ये होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें आप केवल क्या बैलेंस करते हो, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बैलेंस करते हो, ना कि एटम्स। आप लाइक दोनों साइड ये बैलेंस, एटम बैलेंस नहीं करते, क्या बैलेंस करते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। एक्चुअली ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एटम कंजर्वेशन की थ्योरी होती है वो फेल हो जाती है, ठीक है। ये है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, एंड दिस सेट्स द बेसिस फॉर द थ्योरी इन केस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता है, आपके पास एक न्यूक्लियर फ्यूल होता है, न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है वो यूरेनियम हो सकता है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, पोलोनियम हो सकता है, उस पर हम हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करवाते हैं, ये ब्रेक होता है और इस प्रोसेस में 3 नए न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए, ठीक है। अब जब आपने यूरेनियम लिया होगा तो एक तो लिया नहीं होगा, इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी का अमाउंट जो होता है वो हमने बोला 931 MeV होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतनी एनर्जी रिलीज होती है जब एक एटम टूटता है, और आपने अगर एक मोल एटम या मान लेते हैं कुछ थोड़ा सा भी अमाउंट ले लिया, मोल एटम का मतलब है 10⁻23 लेवल पे, तो कितने एटम टूटेंगे, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जब एक टूटता है तो 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं, और 3 न्यूट्रॉन्स से इससे भी 3 जनरेट होंगे। बात समझ में आ रही है, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, एंड ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चेन रिएक्शन फिर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चलती रहती है, और चलती रहती है जब तक कि न्यूक्लियर फ्यूल खत्म नहीं हो जाता।
और ये अगर इसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, जब एक एटम में इतनी रिलीज होती है, तो जब आपके पास बहुत सारे एटम्स टूटेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी साइमल्टेनियसली? बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, एक्सप्लोसिव, बहुत एनर्जी रिलीज होगी। और कितनी होती है उसके लिए आपने एग्जाम्पल देखा है हिरोशिमा और नागासाकी का, है ना? अगर वो नहीं देखा तो एटलीस्ट आपने, यूक्रेन में एक एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, है ना? तो जब हमें इतनी सारी एनर्जी दिखती है तो हमें लालच भी आता है, क्योंकि सारा काम एनर्जी का है, सबको एनर्जी चाहिए। इसीलिए फ्यूल्स की बात करते हैं, हर जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं। जब हमें ये एनर्जी दिखती है जिसको आप बैठ के लैब में बना सकते हो, तो हमारे दिमाग में आता है कि इस एनर्जी का हम काम यूज़ कर सकते हैं पीसफुल मेथड, है ना, पीसफुल वे में। नहीं बम बनाते हैं, कहीं यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ करेंगे? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो सेम प्रिंसिपल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का। वहाँ पे भी इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन। आपने ब्रेक किया है, न्यूक्लियस को ब्रेक किया है, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। और इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं, बस वो कंट्रोल्ड वे में होता है। हालांकि बहुत अच्छा खासा डिफरेंस होता है इस फ्यूल में भी, और वो सब चीज़ें आप जब न्यूक्लियर पढ़ेंगे या उससे डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तब आपके ऊपर है। लेकिन ये सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि जब एनर्जी बहुत सारी रिलीज होगी तो उस एनर्जी का यूज़ करेंगे, बिजली बनाएंगे, है ना? बिजली बनाएंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, लोगों को वेपराइज कर सकते हो। क्योंकि इतनी एनर्जी थी हिरोशिमा और नागासाकी के टाइम पे, लाइक मिलियंस ऑफ पीपल गेट्स वेपराइज्ड। इतना टेम्परेचर हुआ था कि लोग गायब हो गए बिल्कुल। समझ में आता है? तो बहुत एनर्जी रिलीज होती है। बट कहने का मतलब ये है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने दो चीज़ें देखी। एक चीज़ ये देखी कि एटम कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब जैसे रेडियोएक्टिविटी आई थी, उसके बाद आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी आई। ये आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी है जिसको हम खुद से करवाते हैं और हम बना लेते हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं इन सब में। और आज के टाइम पे इसको बोलते हैं, इससे जो एनर्जी बनती है, जो बिजली बनती है, वो एक्चुअली क्लीन एनर्जी होती है, ग्रीन एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता है। कहाँ से चल रहा है ये? क्योंकि इसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं होता है। और आपको भी पता है कि आज के टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम कार्बन एमिशन का है ना? समझते हो ना? कार्बन एमिशन, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से कोस्टल सिटी सबमर्ज हो रहे हैं। यही तो हो रहा है। तो प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये एक तरीका है। लेकिन स्टिल इसके बाद फिर क्या हुआ? बाकी लोगों ने, यूरोप में लोगों ने सबसे पहले, जो जहाँ पे दिखता है सबसे पहले वही लोग काम करते हैं, उन लोगों ने बनाया, रिएक्टर्स बना लिए, सब कुछ बना लिया। फिर क्या हुआ? जापान में सुनामी आई। कब आई थी? सुनामी याद है? अच्छा, आप लोग छोटे होंगे, ठीक है। हमने तो सुनामी के लिए कंट्रीब्यूशन भी कलेक्ट किया था। स्कूल वाले हमें लेके गए थे, इट्स लाइक कि हम एक डब्बा लेके चलते थे, सबसे लोगों से लेते थे, एंड देन जो भी कलेक्शन हुआ था उसको फिर हमने भेजा था पीएम केयर फंड के लिए, ठीक है। पीएम केयर फंड का मतलब आज वाला नहीं, इट्स नॉट पीएम केयर्स, वो प्रधानमंत्री राहत कोष होता था, विच वॉज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके लिए। तो स्कूल वाले लेके गए थे, तो उसके लिए हमें याद है। सुनामी आया था एक बार, भूकंप आया था गुजरात में, भुज में, तो वो कुछ कुछ टाइम याद है मुझे। तो सुनामी के टाइम क्या हुआ? रिएक्टर्स में पानी चला गया, रिएक्टर्स ब्रेक हो गए, लोग बह गए, सब हुआ। उसके बाद जो न्यूक्लियर वेस्ट था उससे रेडिएशन फैला। उसके बाद बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारी चीज़ें हुई। लोगों ने बंद करना शुरू कर दिया। जर्मनी ने अपने 7 रिएक्टर बंद कर दिए, जापान ने बंद कर दिए, इंडिया भी बना रहा है, हम बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी भी हमारी 54% जो पावर जनरेशन है वो किससे होता है? फॉसिल फ्यूल से होता है, कोल से होता है ना? तो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन, सबसे ज़्यादा तो नहीं बट बहुत सारा हम कर रहे हैं। तो हम इसकी तरफ मुड़ रहे हैं, लोग वहाँ बंद कर रहे हैं, वो और सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। एनीवेज, ये हो गया, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ें आती हैं। तो पहली चीज़, हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं एटम के। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
तो ये सब चीज़ें नई नहीं है आपके लिए, कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली हम इस फॉर्म में, राइट, ठीक है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे x जो है वो एलिमेंट का सिंबल है, जैसे क्लोरीन का Cl होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, हाइड्रोजन का H होता है, H2 नहीं होता, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल होता है, ऐसे ही लाइक नाइट्रोजन का N होगा, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। Z क्या होता है यहाँ पे, Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और क्या बोल सकते हैं इसको, एटॉमिक नंबर होता है, एज वेल एज हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है बेसिकली जो वो चार्ज जिससे न्यूक्लियस का चार्ज जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो बेसिकली वो पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो हमने बोल दिया Z इज द न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। एज वेल एज यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है अगर एटम न्यूट्रल है, अगर वो आयन नहीं है, अगर वो एटम है। जैसे मैंने बोला कि 7n14, तो यहाँ पे जो 7 है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो कितने हैं 7, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 7, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन इस पे बाद में आएंगे, ये 7 है, इसलिए लिख दिया क्योंकि इस पे चार्ज कुछ नहीं है। बट इन जनरल एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, आयन जो होते हैं वो एक्सेप्ट या लूज करके बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, फिर भी मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, न्यूट्रल एटम। इतनी बात समझ में आती है। ए क्या है, यहीं पे हम इसको एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक मास। ये थ्योरी और ये सब चीजें हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बट एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, देखो एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक होता है, मेनली 3 चीजें होती हैं, बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। आपको पता है जो भी अभी तक का बेसिक आइडिया है वो ये है कि जो मास होता है मेनली वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है P+n के फॉर्म में इनसाइड द एटम स्मॉल वॉल्यूम में, बाकी वॉल्यूम एम्प्टी होता है ना, ये सब खाली है। जो मैक्सिमम वेट होता है वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर न्यूट्रल है तो अगर एक चीज पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव भी होगा, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है जो बैलेंस करता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। फिर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बेसिकली कितना होता है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और सिमिलरली मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो भी इसके आसपास ही होता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि इसी के बराबर होता है ऑलनो 10 मतलब इसी ऑर्डर का होगा 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 10⁻⁻27 10⁻⁻31 इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 10⁴ का डिफरेंस है, 10⁴ का डिफरेंस है। जैसे अगर मैंने बोला कि अगर प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का मास 1 है तो प्रोटॉन का मास होगा 10,000, हाँ है ना, यही तो है, 10⁴ टाइम्स ज़्यादा है वो। अगर ऐसा है तो अगर मैं 10,000 में एक जोड़ देता हूँ या एक माइनस कर देता हूँ तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है ना। 10,000 में एक जोड़ देता हूँ मैं 10,001, ये और ये ऑलमोस्ट एक ही चीज़ें हैं, है ना। तो इस हम ये बोल सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मास एटम का होता है वो मेनली इक्वल टू द मास ऑफ न्यूक्लियस होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। समझ में आता है? इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि इक्वल चार्ज होता है, लेकिन मास नेग्लिजिबल होता है। तो जो मास है वो किसका है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। इसीलिए जब हम यहाँ पे लेते हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि बेसिकली ये किसके बराबर है? मास और ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना? तो ये तो हो गया कुछ कुछ टर्म्स जो हम यूज करते हैं। नंबर ऑफ ए क्या है, एक्स क्या है, जेड क्या है। यस, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सिंपल से आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने लिखा 26 Fe56, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? निकाल देंगे? निकाल देंगे? किसी को दिक्कत हो रही है इसमें तो मैं फिर से एक बार बताता हूं। बोलो भाई, कर लिया? बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन? यस, ठीक है। फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं। मैंने लिखा सल्फर 2 माइनस, यहाँ पे लिखा 16 और यहाँ लिखा 32, और ये जो है ये 2 माइनस है। ओके, इसके अंदर भी हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताएंगे। चलो एक चीज रखते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक एटम ए है, ठीक है। ये एटम जो है ये न्यूट्रल है। इसको अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं दैट फॉर्म्स ए माइनस, और इसको मैं अगर इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो प्लस बनेगा। इतनी बात समझ में सबको आती है ना? ये एटम है और ये आयंस है। आयंस कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके। गेन करेगा तो एनायन फॉर्म होगा और लूज करेगा तो कैटायन फॉर्म होगा। इतनी बात समझ में आती है? अब इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर पहली चीज, जब एटम से आयन बनेगा तो क्या प्रोटॉन पे कोई फर्क पड़ेगा? न्यूट्रॉन पे पड़ेगा? किस पे पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन पे। तो प्रोटॉन तो आपको पता है 16 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 16, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। नेगेटिव है ना, 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो कितने हो गए? अभी समझ में आता है? बहुत सिंपल सा है। फिर से एक क्वेश्चन देता हूं। हाँ, नहीं आया, ठीक है। पिछला वाला आया था, ये समझ में आ गया? नहीं आया, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात समझ में आती है? जब आप पीरियोडिक टेबल ओपन करते हो तो पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि आप लिखोगे तो एटम की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। यस, एलिमेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास कैसे आएगी? तो हम क्या देखते हैं, खोल के देखना पीरियोडिक टेबल कहीं लिखी होगी तुम्हारे पास, कि बुक में होगी, कहीं पे भी होगी। नहीं होगा तो इंटरनेट पे डाल देना पीरियोडिक टेबल, इमेजेस सर्च करना, फोटो आ जाएगी, जूम करके देखना, एलिमेंट ऐसे कुछ लिखा होगा। जैसे हमने लिखा क्लोरीन, तो क्लोरीन वाली जगह पे लिखा होगा 17Cl35.5। इतनी बात समझ में आई? ऐसे लिखा होगा, इसी फॉर्म में तो है ये, ठीक है। क्लोरीन है तो X जो है वो बेसिकली सिंबल है एलिमेंट का, जैसे क्लोरीन का सिंबल Cl है। ओके, ये जो 17 है वो Z है। Z का मतलब क्या होता है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3 चीजें होती हैं। तो जेड के अंदर, जेड का मतलब है कि इस एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, वही है। जैसे क्लोरीन के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 17। वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होगा, ठीक है।
क्योंकि चार्ज जो होता है वो बराबर होता है, न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से है। इतनी बात समझ में आई? हम्म नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे जब तक कि उस पर कोई चार्ज नहीं आता, प्लस या माइनस। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे कितने हैं? अभी हम केवल इसको 35 लिखते हैं, 35.5 नहीं लिखेंगे, ठीक है? अभी बात समझ में आती है। कितने हो जाएंगे? 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक है? अरे बता भाई। क्योंकि हमने बोला ए जो है वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बोलो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर है। तो जो ये 35 है वो किसके बराबर है? पी प्लस एन के बराबर है। अरे हाँ या ना? प्रोटॉन कितने? 17। तो न्यूट्रॉन कितने? माइनस करेंगे। ओके, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अब हम आगे देखते हैं। तो अगर हमने बोला कि ये तो था नॉर्मल केस, अगर हमारे पास किसी इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, हमने एक इलेक्ट्रॉन अलग से एंटर करवा दिया, एक इलेक्ट्रॉन और दिया उसको, तो कितने हो गए? एक माइनस आ गया ना ऊपर, इसका मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है। प्लस का मतलब है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाला है। जैसे यहीं पे मैंने लिखा थोड़ी देर पहले जो लिखा हुआ था, एग्जाम्पल सेम मैं ले लेता हूँ या फिर हम कोई और ले लेते हैं। 20 कैल्शियम 40, ठीक, ओके। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है? तुम बताओ। हाँ, कितने? 20। वेरी गुड। प्रोटॉन कितने हैं? 20। न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। कोई डाउट है? ठीक। अब हमने क्या किया, हमने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इससे, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम +2 बन जाएगा। बोलो, यही होगा। अब कैल्शियम +2 के अंदर कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? तो जब हमने आयन बनाया है उसके अंदर हमने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से छेड़छाड़ नहीं की है। हमने क्या किया, केवल दो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। इलेक्ट्रॉन निकाले तो दो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने आए? प्रोटॉन कितने आए? 18 कैसे हुए यार? प्रोटॉन से छेड़छाड़ करी नहीं हमने। हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कुछ नहीं किया, केवल दो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे ना, प्रोटॉन कैसे कम हो गया? बात समझ में आई? कितने हैं? 20। न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। इलेक्ट्रॉन कितने? बोलो भाई। ठीक है, जब कैटायन बनता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्लस माइनस मिलके तभी तो न्यूट्रल बना, ठीक है। ये बात समझ में आती है? चलिए, तो ये तो हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना आना चाहिए, क्योंकि आगे जो हम कैलकुलेशंस करेंगे तो आपसे चार्ज का कैलकुलेशन भी करवाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का भी करवाएगा, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। इसको बोलते थे एटॉमिक मास, इसको बोलते थे एटॉमिक, इसको एटॉमिक नंबर, इसको एटॉमिक मास, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा। 29 कॉपर, 65, और इससे हमने बनाया कॉपर प्लस। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल देंगे, है ना? राहिल, ये समझ में आया? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हमें क्या समझ में आता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो बेसिकली न्यूक्लियस का चार्ज है, उसको न्यूक्लियर चार्ज टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर रहेंगे। अगर नहीं है, जैसे इसके केस में नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर नहीं है, क्योंकि प्लस चार्ज दिख रहा है हमें, तो न्यूट्रल तो है नहीं, तो बराबर तभी होंगे जब न्यूट्रल होगा। यहाँ पे कितने हुए?
बोलो भाई, आप बताओ। हाँ, इस स्लाइड हट गई, वापस आ गई। इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 36। जल्दी में किया है, जल्दी में किया है, तुम बताओ। 29 दिख रहा है, न्यूट्रल है। प्रोटॉन कितने? 29, न्यूट्रॉन 36। ठीक है, बहुत डायरेक्ट था, सीधा सीधा दिखता है हमको। यहाँ पे कितना है इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे 28 है। क्यों? क्योंकि इस बार प्लस चार्ज आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। यहाँ पे कितना है? 20। प्रोटॉन से कोई फर्क नहीं पड़ना है, न्यूट्रॉन्स 36। ठीक है, ठीक है, ये बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन थी। बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। ओके, चलिए, इसके आगे हमने देखा, टाइम हो गया, चलिए ठीक है, घंटी तो बजी नहीं। हाँ, घंटी खराब हो गई। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे, और कल मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, कल क्लास है ना, तो